हमने अपना 10th क्लास में काफ़ी सारा टॉपिक पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। और तो आज की क्लास जो है वो बेसिकली हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ओम्स लॉ के ऊपर ग्राफ का क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको प्लॉट करना आ जाता है, तो कई बार आपको ग्राफ दे देंगे और आपको उस ग्राफ को सॉल्व करना है, ग्राफ को देख के रेजिस्टेंस निकालना है। तो जैसा कि आपको ये वाला एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, मैंने अपनी तरफ से डाला इसमें। तो क्वेश्चन में बोल रखा है द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर अगेंस्ट अ करंट आई पासिंग थ्रू द सेम रेजिस्टर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन द सर्किट। कहने का मतलब आपको एक वीआई ग्राफ दे रखा है और आपको जस्ट इस ग्राफ को देख के रेजिस्टेंस बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस जो है आपका, रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली वी बाई आई होता है। और अगर मैं इसको स्लोप की बात करूँ तो ये स्लोप होता है हमारा, और ये स्लोप है एम, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट को आप एक्स कोऑर्डिनेट से डिवाइड करते हो, ठीक है ना। अगर आप वी और आई को, अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम स्लोप को कैसे निकालते हैं। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपको कभी भी स्लोप निकालना है तो ऊपर वाई कोऑर्डिनेट अकेला नहीं होना चाहिए, दो हो, दो पॉइंट्स वाई के ले लो और उसी तरीके से दो पॉइंट आप एक्स के ले लो। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो दो पॉइंट चूज़ करने हैं आपने। एक सबसे बेस्ट आसान तरीका जो होता है एक तो यही होता है कि हम एक ओरिजिन को चुन लें। ओरिजिन पे क्या हो जाएगा, दो पॉइंट आपके 0 और 0 हो गए कोऑर्डिनेट्स। एक पॉइंट और देख लो जो थोड़ा इजी लगे आपको, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये 10 और ये वाला यहाँ पर ये बिल्कुल ज्वाइन हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसके अलावा कोई और पॉइंट आपको ना बिल्कुल क्लियर नहीं ऑब्जर्व नहीं होगा, जैसे ये बीच में आ रहा है, इधर फिर ये आ रहा है तो फिर ये इधर बीच आ गया, लेकिन ये बिल्कुल ये इधर लाइन पर भी है। ये जो देख रहे हो आप, एक ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, एक्स तो आ रहा है आपका 1 और वाई कितना है 10, ठीक है ना। तो दो पॉइंट हो गए। तो स्लोप निकालना है, तो स्लोप बेसिकली क्या देता है आपको, स्लोप है आपका रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, y2 कितना है आपका 10 है माइनस में, और y1 कितना है आपका 0 अपॉन में x2 कितना है आपका, x2 है 1 माइनस में, और x2 के 1 x2 है 1 और x1 कितना है 0। तो रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 10 अपॉन 1, तो 10 आया, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो आप इस ग्राफ से देख के ऐसे निकाल सकते हो। तो पूरा जो भी आपका है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 10 ओम, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। ये आप सामने देख पा रहे होगे एक टेबल है, ये एनसीईआरटी की टेबल 12.2 है, और इधर एनसीईआरटी की टेबल 12.2 में देख रहे हो आप कंडक्टर्स दे रखे हैं, अलॉयज़ दे रखे हैं और इंसुलेटर अलग अलग तरह के दे रखे हैं आपको, और हर किसी की रेजिस्टिविटी दे रखी है। सबसे रेजिस्टिविटी जो है सिल्वर की इतनी है, कॉपर की इतनी है, तो धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो है वो किसकी, एक तरीके से पेपर, कहने का मतलब पेपर से ईजिली इलेक्ट्रिसिटी आप पास ही नहीं कर सकते, है ना। यही कहने का मतलब है, क्योंकि पावर 10 में, ऊपर पावर जो है वो माइनस में जा रही है, तो इनकी रेजिस्टिविटी कम है। कहने का मतलब रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब है कि इनसे करंट पास ईजिली हो सकता है। कॉपर और एल्युमिनियम दोनों में से ज़्यादा किसकी है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है। कहने का मतलब कॉपर के अंदर की जो करंट होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो करंट पास कर रही है एल्युमिनियम में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी कॉपर की कम है, एल्युमिनियम की ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपना, और रेजिस्टिविटी जैसे आपका एक एग्जांपल है ये रहा, क्लियर देख पा रहे हो गए अब एग्जांपल 12.3 का। इसमें ए पार्ट में बोल रखा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट सोर्स का मतलब है आपको वोल्टेज दे रखी है कितनी, 220 वोल्ट, ठीक है ना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ उसी बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 1200 ओम है, तो करंट पूछा हुआ है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एनसी ने सोल्व किया हुआ है, मैं अपनी तरीके से बता देता हूँ। फॉर्मूला हो गया आपका V इज इक्वल टू आई आर। निकाह पूछा क्या है आपसे, हाउ मच करंट, कितनी करंट आएगी, तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया V बाई आर हो गया, ठीक है ना। वोल्टेज कितनी है 220, और आपका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1200। तो एक जीरो से एक ज़ीरो, ये होगा आपका 11, और ये आपका हो गया 60। तो 11 को 60 से डिवाइड किया, सोल्व करने के बाद वही जैसे इन्होंने सोल्व किया है वही है, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.18 एम्पियर।
तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ये तो था ए पार्ट। अब दूसरा पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ओम्स लॉ के ऊपर है, ठीक है ना। 1 से 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ। अब वापस करंट पूछ लिया और आपको वोल्टेज 220 ही दे रखी है, और लेकिन इस बार जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। तो वापस से करंट का फॉर्मूला V/R, वोल्टेज तो आपको 220 ही दे रखी है। 220 ही ज़्यादातर क्यों देगा, क्योंकि हमारे घरों में जो घरों की सप्लाई होती है वो 220 से 240 वोल्ट तक आती है हमारे घरों के अंदर। तो जनरली जितने भी अप्लायंसेज है वो 220 से 240 पर वर्क करते हैं। वो क्वेश्चन या एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी वैल्यू देता है। जनरली 220 जो है वो आपका एक जनरल वे है कंसिडर करने का। अब उसके बाद वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस कितना है 100, 10 से 10, 22/10 कितना आएगा 2.2 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो ज़्यादा करंट किसको चाहिए, बल्ब को चाहिए या आयरन को चाहिए, खुद सोचो। हीटर को ज़्यादा चाहिए या बल्ब को ज़्यादा चाहिए, हीटर को ज़्यादा चाहिए करंट, ठीक है ना। और यहाँ से आपका ये प्रूफ भी होता है। क्लियर है। ये तो था एग्जाम्पल नंबर 12.4। अब बाकी देखते हैं आगे, एक बार इसको रब कर देते हैं। चलो अब नेक्स्ट आता है 12.4 एग्जाम्पल है सेकंड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। पोटेंशियल दे रखा है, कितने वोट का दे रखा है 60 वोट का। कहने का मतलब आपको वोल्टेज दे दी 60 वोट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट, इस बार करंट दे रखी है आपको 4 एम्पियर की फ्रॉम द सोर्स। व्हाट इज द करंट विल द सॉरी करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब बोल रखा है अगर मैं वोल्टेज को 60 की बजाय 120 कर दूं तो अब करंट कितनी ड्रॉ करेगा। तो देखो जो चीज़ हमारी चेंज नहीं होती वो होता है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बात तो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिक हीटर की है, इलेक्ट्रिक हीटर को चेंज नहीं किया, उसके ऊपर जो आज सप्लाई आ रही थी वो उसको घटा बढ़ा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर जनरली क्या कर दिया, डबल कर दिया, 60 से 120 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I है। वोल्टेज कितनी 60/4, 4 × 1 = 4, 4 15 जा कितना, तो आपका क्या निकल गया 15 ओम आपका रेजिस्टेंस निकल चुका है। अब इलेक्ट्रिक हीटर तो वही है तो उसका रेजिस्टेंस तो सेम होगा, मैं बता देता हूँ। और सब्सटेंस एक ही है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। अप्लायंस वही है तो रेजिस्टेंस दे रखी है। अब वोल्टेज 120 दे दी, अब आपको करंट निकालना है तो V = IR, और I का फॉर्मूला क्या हो गया V/R। वोल्टेज कितनी दे रखी है 120, और आपका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, कितना निकाला था आपने 15 निकाला था। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर 8 एम्पियर। तो कहने का मतलब अब करंट कितनी हो गई 8। तो यहाँ से देखते हो जैसे कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको अगर मैं ईजी वे में समझाऊँ, वोल्टेज को बढ़ाने से I बढ़ता है, और जितना आपने वोल्टेज को बढ़ाया करंट भी उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो वोल्टेज जब 60 थी तो करंट आपका कितना था 4 एम्पियर का था, ठीक है ना। जब वोल्टेज 60 थी तो करंट कितने का एम्पियर का था 4 एम्पियर का था। तो अगर वो आप वोल्टेज को डबल कर देते हो तो करंट भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो पहले वोल्टेज डबल करने पर करंट भी डबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर करंट 4 है तो अब कितना हो जाएगा 8। तो ये डायरेक्ट तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। आया समझ में। ये अगला आता है आपका एग्जाम्पल 12.5, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब आपको लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर। जो जो लिख रहा हूँ उससे समझना, बुक से ये इजीली समझ नहीं आएगा। और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको कितना है 26 ओम है। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, डायमीटर दे रखा है 0.3 mm। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये m जो होता है ना m, इसको हम बोलते हैं
मिलीमीटर, क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। और मिलीमीटर जो होता है 1 mm, उसका मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो ये आपका 0.3 था, इसको मीटर में कैसे लिख सकते हो, -3 मीटर लिखा जा सकता है। ये तो था डायमीटर, लेकिन आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 0.3 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.15 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। लेंथ पता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक ही फॉर्मूला होता है, R = रो L अपॉन में A, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ से रो निकालूँ तो रो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया अपॉन में लेंथ। तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 26। लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर की, लेकिन एरिया नहीं पता। एरिया नहीं पता, रेडियस तो पता है ना। अब देखो, अगर कोई भी वायर है, ये यहाँ से एक ऐसी है, सर्कल है ना, और सर्कल का एरिया कितना होता है, πr का स्क्वायर। तो इधर पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और r का स्क्वायर कितना, 0.15 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो इधर पुट कर दिया 3.14 इंटू 0.15 और 10⁻³ 10⁻³ हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व होने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो यही आएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है ये, कैलकुलेशन आपने सॉल्व करनी है। तो ये हो जाएगा 1.84। कैलकुलेशन में सॉल्व नहीं करवाता, टाइम वेस्ट होता है, जस्ट बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ओम मीटर इसकी यूनिट है। यूनिट लगाना मत भूलना, हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है बिना यूनिट लगाए, चाहे कितना ही सॉल्व कर लो क्वेश्चन। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा और आपने यूनिट नहीं लिखे, आंसर आपने बिल्कुल ठीक कर रखा है, मेथड सब ठीक अप्लाई कर रखा है, यूनिट और फॉर्मूला ना लिखने पर आपका टोटल 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब अगला एग्जाम्पल आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, इसको करते हैं अपने तरीके से। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक वायर है, इस वायर की लेंथ कितनी है, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब पूरी वायर का एरिया कितना है, A है। और इस वायर का जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, 4 ओम। लेकिन अब बोल रखा है एक दूसरी वायर है, ये वायर फर्स्ट थी, अब मेरे पास वायर सेकंड है, लेकिन उस वायर की जो लेंथ है, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल सेम है, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो L/2 है और उसका एरिया जो है वो 2A है, और हमें बताना है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये तो मैंने मान लिया रेजिस्टेंस 1 और ये मैंने मान लिया रेजिस्टेंस 2, ठीक है ना। अगर मैं इस वाले की बात करता रेजिस्टेंस फर्स्ट की, तो रेजिस्टेंस फर्स्ट का फॉर्मूला होना चाहिए था हमारे पास ρL/A, और इस ρL/A की वैल्यू कितनी होगी, 4 दे रखा है ना भाई, इतना है, ठीक है ना। तो ρL/A की वैल्यू कितनी है, 4। एक पल के लिए आप इसको ध्यान रखना, ρL/A = 4 की वैल्यू का ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। अगर मैं सेकंड वायर की बात करूँ तो R2 कितना हो जाएगा आपका, रो L, अब अलग लेंथ है तो L2 माना, और एरिया भी अलग है तो A2 माना। R मैंने चेंज क्यों नहीं रखा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि मटेरियल कैसा है, सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो पहली वायर की रेजिस्टिविटी इक्वल होगी दूसरे वायर की रेजिस्टिविटी, और मेन रीज़न क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। रेजिस्टिविटी जिस टाइम मैंने पढ़ाई थी बताया था, अगर मटेरियल सेम होता है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, चाहे वायर की लेंथ एरिया कैसा भी हो, ठीक है ना। तो दोनों की सेम, इसलिए रो ही रखा। अब आगे R2 = रो, L2 कितना है आपका, वो L/2 है, और एरिया कितना है A2 सेकंड वायर का, वो 2A है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब रो L, ये 2 जो है नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4A, यही होगा ना। और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1/4 को तो बाहर ले आया, और इसको लिख दूँ ρL/A,
अब देखो इसको, रो एल बाई ए जो था, ये जो है रो एल बाई ए की, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो कहने का मतलब मैं इस रो एल बाई ए को क्या कंसिडर कर सकता हूँ, 4 कंसिडर कर सकता हूँ। तो R2 कितना हो जाएगा आपका 1/4 मल्टीप्लाई में इस पूरे की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो 4 × 4 कितना आया 1। तो दूसरे का रेजिस्टेंस निकल गया 1 ओम क्या होगा रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इन्होंने इतनी ज़्यादा शॉर्टकट में कर रखा है कि ईजिली एक बार में समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस चाहिए आपको बहुत बार इसको करने की। ठीक है ना, तो ये था हमारा ओम्स लॉ के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल, ओम्स लॉ के ग्राफ पे न्यूमेरिकल कर लिए। अब जो आपने नेक्स्ट करना है वो आपने क्या करना है, एक तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन, 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने अपने कॉपी वगैरह जो भी है उसमें करने हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक चलेगा वो कॉम्बिनेशन और कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर चलेगा, जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीरीज़ पैरेलल जो आता है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ध्यान रखना, बाकी बढ़ते हैं अपना अगली क्लास में। ओके।